So good evening friends, welcome to Azure for Tech. अरे यार मैं आप लोगों को कल बताना भूल गया। एक्चुअली संडे को तो ऑफ वैसे ही था। कल एक्चुअली ध्रुव का बर्थडे था। तो सारे अरेंजमेंट वगैरह मैं उसी में लगा रहा और इधर इन्फॉर्म नहीं कर पाया। जनरली मैं हमेशा इधर मैसेज डाल देता हूँ कि आज ऑफ रहेगा, बट कल रह गया। तो बस स्टार्ट करते हैं सेशन। जरा मैं थोड़ा सा शेयर और कर दूं एक दो ग्रुप्स में। आप लोग भी शेयर कर दिया कीजिए सेशन को। हाँ, थैंक यू एवरीवन, थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू। तो स्टार्ट किया जाए। तो आज हम लोग रेलवे के क्वेश्चंस करेंगे। तो बहुत हल्के फुल्के क्वेश्चंस हैं आपके, ए और जेई के टाइप। ठीक है, वीडियो नॉट मिसिंग। ठीक है, चलिए। बिल्कुल गुप्ता जी, जो आज्ञा। ठीक है, चलिए। तो अंधेरे से उजाले की ओर बढ़ा जाए। तो पहला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। चॉइस ऑफ गेज डिपेंड्स ऑन। ठीक है, तो किसी को कोई डाउट ही नहीं होगा इसमें। ठीक है, वॉल्यूम ऑफ ट्रैफिक ओनली, स्पीड ऑफ ट्रैफिक ओनली, नीदर वॉल्यूम ऑफ ट्रैफिक नॉर स्पीड ऑफ ट्रेन। आंसर इज बोथ वॉल्यूम ऑफ ट्रैफिक एंड स्पीड ऑफ ट्रेन। ठीक है, इसके अलावा कुछ अदर फैक्टर्स होते हैं जैसे कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन, टोपोग्राफी, ज्योग्राफिकल फीचर्स एक्सेट्रा। इन सब पर भी जो है आपका, इन सब पर भी डिपेंड करता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ जी, गुड इवनिंग गुड इवनिंग। ज्यादा टाइम लगाने वाले क्वेश्चंस ही नहीं है, हल्के फुल्के क्वेश्चंस ही हैं, टाइम वैसे ही नहीं लगेगा। ठीक है, बढ़िया है विदुषी जी। The magnitude of super elevation provided in Indian Railways on broad gauge is in centimeter। तो सेंटीमीटर में ब्रॉड गेज का फॉर्मूला आपने बताना है, तो सभी ने सॉल्व कर रखा है, बहुत ही बढ़िया। आंसर इज बी। ठीक है, तो आपको मालूम है जो सुपर एलिवेशन होता है, हम लोग जो हाईवे में लेते थे तो वो क्या होता था हमारे पास, वी स्क्वायर अपॉन 127 आर। बट तो वहां पर जो हमारे पास सुपर एलिवेशन होता था वो रेशो की फॉर्म में होता था। ये एक्चुअल हाइट होती है। तो बेसिकली अगर हम लोग हाईवे की बात करते तो ये ई अपॉन जी लिखा जाता, बट रेलवे में इसको एलिवेशन की टर्म में ही लिखा जाता है। तो अब अगर हम जी की वैल्यू सेंटीमीटर में रखोगे तो ई आपको सेंटीमीटर में मिल जाएगा। अगर जी आप मीटर में रखोगे तो ई मीटर में मिल जाएगा। ई एमएम में रखोगे तो, सॉरी, जी की वैल्यू एमएम में रखोगे तो ई आपको एमएम में मिल जाएगा। ठीक है, तो ब्रॉड गेज के लिए पूछा हुआ है, ब्रॉड गेज के लिए पूछा हुआ है। तो वैल्यू पुट कर दीजिएगा आप।
तो 167.6 सेंटीमीटर आप रख देंगे। ठीक है, हाँ जी, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। तो यहां से दिख नहीं रहा है सर यार, बाकी सबके तो ऑप्शंस आ रहे हैं। मनोज कुमार गुप्ता जी, यार बाकी सभी के तो आंसर आ रहे हैं धड़ल्ले से, आप कह रहे हैं कि दिख नहीं रहा है। ऐसे कैसे, ऐसे कैसे चलेगा? चलिए, अब यहाँ पर देखिए एक थोड़ा सा एक पॉइंट आपको बताने का। वो पॉइंट ये है कि जब हम लोग यहाँ पर गेज की वैल्यू रखते हैं, जब हम लोग यहाँ पर गेज की वैल्यू रखते हैं तो हम लोगों ने जैसे 1.676 मीटर रखा या 1676 mm में रखा, तो ये जो डिस्टेंस होती है, ये इसके इनर फेसेस के बीच की डिस्टेंस होती है जब हम लोग गेज लेंथ लेते हैं। लेकिन एक्चुअल में डिस्टेंस होती है सेंटर टू सेंटर। तो कभी कभी आप कुछ बुक्स में या कुछ जगह पर कैलकुलेशन में ये वैल्यू 1750 mm भी देख सकते हो। तो कुछ जगह पर जो आपका आंसर आएगा वो 1750 mm से आता है। तो ब्रॉड गेज के लिए जो सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस होती है वो 1750 आता है। एक काम करते हैं, आज इस क्लास के एंड में ही यूपी ट्रिपल एस सी जेई के बारे में बात कर लेते हैं आपसे, ठीक है? आज ही बस, ये आज क्वेश्चंस भी कम है, ज्यादा नहीं है, तो जल्दी आप फ्री भी हो जाएंगे, मे बी 8:30 तक, 8:45 तक। तो इसके बाद में यूपी ट्रिपल एस सी जेई के बारे में बात करते हैं, ठीक है? तो आज कुछ बात कर लेंगे, बाकी एक अलग से सेशन भी ले आएंगे, डोंट वरी, ठीक है? बाकी जो क्वेश्चंस है वो आपके बिल्कुल, आज का आप क्वेश्चंस का लेवल देख लीजिएगा। इनफैक्ट मैंने हैशटैग भी लगा दिया था, वो बाद में लगा, इसलिए वीडियो पर यूपी ट्रिपल एस सी जेई का ठीक है। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन। अच्छा, कोई कहता है सर वेलोसिटी पर भी डिपेंड करेगा। बालक, जब हम लोग वी स्क्वायर अपॉन 127 आर लगाते हैं तो उस फॉर्मूले में वेलोसिटी ऑलरेडी केएमपीएच में रखी होती है और वो यूनिट लेस क्वांटिटी होती है। वी स्क्वायर अपॉन 127 आर यूनिट लेस होता है, ठीक है? यूनिट लेस होता है और उस फॉर्मूले में वेलोसिटी ऑलरेडी केएमपीएच में। चलो पहले पढ़ाई तो करो, स्ट्रेटजी पर भी बात कर लेंगे। सबसे मेन स्ट्रेटजी तो पढ़ाई करना होता है, पहले पढ़ाई तो हो, पहले पढ़ाई तो की जाए। The equilibrium super elevation to be provided on a curve of radius r meters and speed of vehicle v। ठीक है, इक्वेलिब्रियम सुपर एलिवेशन, तो इसी के लिए जो फॉर्मूला होता है आपके पास जी वी स्क्वायर अपॉन 127 आर होता है ना, कोई दिक्कत ही नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन। अब इससे सब आसान सवाल क्या आएंगे यूपी ट्रिपल एस सी जेई में? हाँ? अब देखो, ये यही के क्वेश्चन है, यही उठा के जेई में डाल देंगे आपके, यही क्वेश्चन उठा के जेई में पटक देंगे। The steepest gradient permissible on a 2.5 degree curve for broad gauge line having a ruling gradient of 1 in 200। हाँ जी, तो रूलिंग ग्रेडियंट दे रखा है आपने,
तो जहां पर कर्व आएगा वहां पर क्या करते हैं, ग्रेड कॉम्पेंसेशन प्रोवाइड करते हैं। और कैसा ट्रैक है, ब्रॉड गेज है क्या, तो ब्रॉड गेज के लिए कितना ग्रेड कॉम्पेंसेशन होता है। ठीक है, बस करो भाई राहुल श्रीवास्तव, ठीक है, आ जाना मुरादाबाद। ठीक है, तो 0.04% ग्रेड कॉम्पेंसेशन हम लोग देते हैं पर डिग्री ऑफ कर्व। तो 2.5 डिग्री के लिए कितना कॉम्पेंसेट करोगे, 2.5 इंटू 0.04 अपॉन 100। ये वैल्यू देख लेना, याद है कि आपके पास 1/1000 सॉल्व करके। ठीक है भैया, जैसा ऑप्शन दिया वैसे आपने सॉल्व करना है, जैसा ऑप्शन दिया वैसे सॉल्व करना है। तो आपको रूलिंग ग्रेडियंट है कितना, 1/200, और आप उसमें ज्यादा से ज्यादा कितना कॉम्पेंसेट कर सकते हो, 1/1000। इससे ज्यादा आप कॉम्पेंसेट नहीं कर सकते, इससे ज्यादा आप कॉम्पेंसेट नहीं कर सकते। बिल्कुल, आपने तो पूरी इक्वेशन ही लिख दी, बहुत बढ़िया। ठीक है, तो चलिए इसको सॉल्व कीजिएगा, कितना आएगा 1/250, यानी कि 1/50। नेक्स्ट क्वेश्चन, creep of rails will be more if। हाँ जी, बताइए इसका आंसर। तो बड़े वेरिएशन आ रहे हैं इस आंसर में, ए सी डी, ए सी और डी। अच्छा, डी इसलिए आ रहा है कि सबसे बड़ा ऑप्शन है। डी इसलिए आ रहा है कि सबसे बड़ा ऑप्शन है, सान ने सबको एक साथ लिख दिया, ए बी सी डी। बहुत बढ़िया, शिवम ने भी ए बी सी डी सब लिख दिए। जो सही लगे सर वो अपने आप अपनी मर्जी से सेलेक्ट कर लो। ठीक है, अपनी मर्जी से सर। बेटा क्रीप क्या होता है, क्रीप होता है जिस डायरेक्शन में ट्रेन मूव करती है। ठीक है, कभी कभी होता है ना, कोलगेट खत्म, आपका जो टूथपेस्ट है वो खत्म हो जाता है, तो हम लोग क्या करते हैं, पेस्ट को स्क्वीज करते हैं, है ना, जैसे पेस्ट जो है वो फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव करने लगता है, समझ रहे हैं। तो बिल्कुल उसी तरीके से यहाँ पर भी क्या होता है, जब ट्रेन चलती है तो जिस डायरेक्शन में ट्रेन का मूवमेंट होता है उस डायरेक्शन में रेल्स का लॉन्गिट्यूडनल मूवमेंट होता है। ये वो डिफॉर्म विद टाइम वाला नहीं है, मतलब ठीक है कि यहाँ पे भी टाइम पर डिपेंड करेगा, बट वो कॉन्क्रीट वाला नहीं है। तो क्रीप जो होता है वो होता है लॉन्गिट्यूडनल मूवमेंट ऑफ ट्रेन। अब सपोज करो कि पहले ट्रेन इस डायरेक्शन में जा रही थी, तो रेल्स का मूवमेंट क्या हुआ, इस डायरेक्शन में हुआ। सेम ट्रेन जब इसी सेम लाइन पर जब वापिस आई तो मूवमेंट क्या हुआ, इस डायरेक्शन में हुआ। तो क्या कर गया, ये कॉम्पेंसेट कर गया। ठीक है, तो अगर सेम ट्रैक पर लाइन अप, जो ट्रेन है वो अप एंड डाउन मूवमेंट करती है, सुबह में ट्रेन गई मुरादाबाद से दिल्ली, शाम में वही ट्रेन वापस आ गई, जैसे संपर्क क्रांति एक ट्रेन है यहाँ पर, वो सुबह में जाती है यहाँ से और शाम में वापस आ जाती है, तो बहुत और 2-3 घंटे वहां रुकती है। ठीक है, तो अप एंड डाउन अगर सेम ट्रैक पे हो रहा है तो क्या होगा, इधर मान लीजिए 10 mm का मूवमेंट हुआ तो 10 mm का वापिस हो गया, कॉम्पेंसेट कर गया। लेकिन अगर आपने डबल लाइन प्रोवाइड कर दी अप और डाउन ट्रैफिक के लिए, क्या होगा, तो सारे का सारे जो मूवमेंट होगा वो एक तरफ क्या कर जाएगा, क्यूमुलेटिव इफेक्ट आने लगेगा। क्या आने लगेगा, क्यूमुलेटिव इफेक्ट। अब जो स्टूडेंट थर्ड बोल रहे हैं दे आर मोर एक्सप्रेस टेंस, मान लो आप ज्यादा एक्सप्रेस टेंस हैं
लेकिन वो अगर सेम ट्रैक पर अप एंड डाउन जा रहे हैं तो क्या होगा, एक दूसरे को कॉम्पनसेट कर देगा, एक दूसरे का क्या कर देगा, कॉम्पनसेट कर देगा। ठीक है, बात समझ में आ गई कि नहीं आई? तो आंसर क्या होगा, आंसर क्या होगा, ए होगा। ठीक है भाई, याद रखिएगा मैक्सिमम क्वेश्चंस तो इजी मिलेंगे, बट ये कुछ क्वेश्चंस हो जाते हैं यही सारी गड़बड़ कर देते हैं। 5-6 क्वेश्चन सिली मिस्टेक्स एंड गेम ओवर। नेक्स्ट क्वेश्चन, चलो ऐसा करते हैं, हम आज से डेली क्लास के एंड में 10 to 15 मिनट्स फिलहाल जो भी आपको सजेशन चाहिए कुछ भी है उसके लिए रखेंगे, डोंट वरी। ठीक है, आप फिलहाल पढ़ाई पर फोकस करो, फिलहाल पढ़ाई पर फोकस करो। नेक्स्ट क्वेश्चन, हॉलिंग कैपेसिटी। ट्रेन का जो लोकोमोटिव है, जिसको इंजन जो होता है ट्रेन का लोकोमोटिव, वो कितना लोड खींच सकता है, कितना लोड खींच सकता है। ठीक है, तो ये भी एक ऐसा ही क्वेश्चन था, फॉर स्मूथ मूवमेंट ऑफ ट्रेन हॉलिंग कैपेसिटी ऑफ अ लोकोमोटिव शुड बी मोर देन। तो इस क्वेश्चन का आंसर आपको पढ़कर लगेगा टोटल सम ऑफ ट्रैक्टिव रेजिस्टेंस, बट इसका आंसर होता है सम ऑफ वेरियस ट्रेन रेजिस्टेंस। आंसर इज बी, इसका आंसर जो है वो बी है। ठीक है, तो एक्चुअल में क्या होता है, जो टोटल सम ऑफ ट्रैक्टिव रेजिस्टेंस होता है इसमें ट्रेन रेजिस्टेंस भी आता है। ट्रेन रेजिस्टेंस में भी आपकी कुछ रेजिस्टेंस ऐसी होती है जो स्पीड पर डिपेंड करती है, कुछ स्पीड पर डिपेंड नहीं करती है। जैसे ट्रेन जब स्टार्ट होती है तो स्टार्ट होने से एक जर्क लगता है ना जो, फिर उसमें कुछ अदर रेजिस्टेंस भी होती है, जैसे कर्व पर आ गया, आपका जो ट्रैक है ट्रैक के प्रोफाइल पर एंड सन बहुत सारी रेजिस्टेंस होती हैं। बट मेनली जो हॉलिंग कैपेसिटी होती है वो ट्रेन रेजिस्टेंस से ज्यादा होनी चाहिए। ठीक है, ट्रेन रेजिस्टेंस से ज्यादा होनी चाहिए, तो आंसर डी नहीं है, आंसर बी ही है, बट आपको लगेगा कि आंसर शुड बी डी। एक्चुअल में जब इक्वेशन लिखते हैं तो जितने वेरियस ट्रेन रेजिस्टेंस आपके पास होते हैं उनको हम लोग हॉलिंग कैपेसिटी से इक्वेट करते हैं, बट उससे स्लाइटली ज्यादा होना चाहिए। ठीक है भाई, बाकी फिर भी मैं बाकी फिर भी मैं अभी इस क्वेश्चन को, हाँ बाकी मैं फिर भी अभी इस क्वेश्चन को जो है मैं शशांक धर, अभी आज तो ये गड़बड़ हो रखा है, ये दो दो आईडीज एक साथ कैसे चल रही है, शशांक धर और शशांक। मैं तो अभी तक दोनों आईडीज को सेम ही मानता था, ये दो आईडीज एक साथ कैसे चल रही हैं। लाइव वॉचिंग बढ़ा रहे हो शशांक? चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन,
प्रज्ञा जी ऐसा हो गया तो फिर वही हो जाएगा, दुश्मन ना करे दोस्त ने वो काम किया है ना। फिर तो यही 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 गाना गाएगा शशांक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अबे बार बार रिपीट हो रहा है क्या? आप देख रहे हो एक ही क्वेश्चन को कितने अलग अलग तरीके से पूछा गया, एक ही क्वेश्चन को कितने अलग अलग तरीके से पूछा गया। If v is the speed of the locomotive, g is acceleration due to gravity, capital G is the gauge of track, and r is the radius required super elevation। अब उसी को 127 r कर दो या इस तरह से लिख दो, बात जो है वो यही है। नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन। The gradient which determines the maximum load that the engine can haul on a section is called। ठीक है, तो भैया हॉल मतलब खींचना, तो कोई लोकोमोटिव मैक्सिमम कितना लोड खींच सकता है वो उसकी क्या हो गई, हॉलिंग कैपेसिटी हो गई। ठीक है, शाबाश 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 शाबाश। अबे क्या कर रहे हो बेटा, सवाल ध्यान से पढ़ो, सवाल ध्यान से पढ़ो। सवाल लिखा हुआ है द ग्रेडियंट विच डिटरमाइंस द मैक्सिमम लोड दैट द इंजन कैन हॉल ऑन अ सेक्शन इज कॉल्ड। भाई साहब पुशर ग्रेडियंट जो होता है वो मोस्ट सीवियर ग्रेडियंट होता है, लेकिन यहां पर एक्स्ट्रा इंजन चाहिए होता है। यहां पर क्या चाहिए होता है, एक्स्ट्रा इंजन। तो ये एक्स्ट्रा इंजन जो है, जो ये एक्स्ट्रा इंजन है भाई, वो तो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कंडीशंस में ही लगेगा ना। आप पुशर ग्रेडियंट के हिसाब से थोड़ी ना हॉलिंग कैपेसिटी डिसाइड करोगे। या जो मैक्सिमम लोड आप ट्रेन में दोगे वो पुशर ग्रेडियंट के हिसाब से थोड़ी ना दोगे। भाई जहां पुशर ग्रेडियंट आएगा वहां हम एक्स्ट्रा इंजन लगा देंगे, क्या दिक्कत है। जहां ये आएगा वहां हम लोग एक्स्ट्रा इंजन लगा देंगे। तो कौन डिसाइड करता है, रूलिंग ग्रेडियंट। रूलिंग ग्रेडियंट डिसाइड करता है, याद रखिएगा। ठीक है, सारे फीचर्स को कौन डिसाइड करेगा, रूलिंग ग्रेडियंट डिसाइड करता है। मोमेंटम ग्रेडियंट क्या होता है, ये रूलिंग से सिवियर होता है, लेकिन मोमेंटम ग्रेडियंट हम लोग कहां प्रोवाइड करेंगे, जहां पर पहले डिक्रीजिंग स्लोप होगा, ठीक है, एंड देन राइजिंग स्लोप होगा। तो यहां से क्या होगा, जो मोमेंटम मिलेगा, तो जो मोमेंटम मिलेगा उसके थ्रू हम लोग इस राइजिंग स्लोप को क्या कर देंगे, ओवरकम कर देंगे, ओवरकम कर देंगे। ठीक है, तो मोमेंटम ग्रेडियंट भी मैक्सिमम लोड कैपेसिटी डिसाइड नहीं करता है, मैक्सिमम लोड कैपेसिटी आपका रूलिंग ग्रेडियंट ही डिसाइड करता है। क्योंकि जो आपका जो मैक्सिमम रन होगा, ठीक है, ट्रैक का, तो उसमें तो रूलिंग का ही राज रहना है, रूल रहना है, तो उसी के हिसाब से चीजें जो है वो डिसाइड हो। हाँ जी, गुड इवनिंग, नमस्ते। नेक्स्ट क्वेश्चन। कोई बात नहीं, मोमेंटम खत्म हो गया तो बन भी जाएगा। रूलिंग ग्रेडियंट के बाद आपका कौन सा है, रूलिंग के बाद आपका मोमेंटम है, मोमेंटम के बाद में आपका क्या, पुशर, देन एक्सेप्शनल, यही होना चाहिए। मेरे ख्याल से सेम ऑर्डर में ही दिए हुए थे।
द ग्रेट कॉम्पनसेशन ऑफ 4 डिग्री कर्व। तो अभी पीछे क्या था हमने, पर डिग्री कितना ग्रेड कॉम्पनसेट करेंगे, 0.04%। तो 4 डिग्री के लिए क्या हो जाएगा, 0.16% हो जाएगा। डिग्री ऑफ कर्व आप लोग जानती हैं क्या होता है। ठीक है, तो 100 फीट की जो कॉर्ड होती है वो अपने सेंटर पर जितना एंगल बनाती है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, डिग्री ऑफ कर्व बोलते हैं। तो किसी कर्व को आइडेंटिफाई किया जाता है उसकी डिग्री से या उसकी रेडियस से, डिग्री से या फिर रेडियस से। जितेंद्र जी अभी ज्वाइन नहीं किया, अभी तो मेडिकल ही नहीं हुआ। आप पुशर, ऑब्वियस सी बात है, रूलिंग से तो ज्यादा ही होगा। सोचो यार, आप जहां पर एक्स्ट्रा इंजन, जहां पर आपको एक्स्ट्रा इंजन लगाना पड़ रहा है डिम्पल जी, वहां पर क्या होगा, मतलब वो ढाल ज्यादा है ना। हम लोग चला बचपन में जब साइकिल चलाते थे और आप अपने भाई को लेकर साइकिल पर जा रहे हो, तो कई बार क्या होता था, बोलना पड़ता था भाई उतर जा। या पहले वो रिक्शा रिक्शा होते थे, जो आप रिक्शा जो चलाते थे पैडलिंग के थ्रू, अब तो इलेक्ट्रिकल रिक्शा आ गए, तो उसमें भी क्या होता था, जहां पर बहुत ज्यादा ग्रेडियंट आ जाता था वहां पर रिक्शा वाला करता था भाई उतर जाओ। कई बार तो धक्का भी लगाना पड़ जाता था। आप लोगों ने पता नहीं देखा या नहीं देखा। तो पहले तो ऐसे ही चलता था ना, पता चला 5-6 लोग हैं, अब जबरदस्ती एक रिक्शे पर बैठ तो गए पैसा बचाने के लिए। अब बेचारा ग्रेडियंट आ गया तो वो रिक्शे को ले जाने के लिए रिक्शा वाला भी उतरता था, 2 सवारी भी उतरती, पीछे से पुश करते थे तब ये उस ढाल पर ऊपर जाता था, है ना, इस पर ऊपर जाता था। तो इसको रिक्शे को धकेलना पड़ेगा, पुश करना पड़ेगा। हाँ, उतर के धक्का लगाते थे। और आप लोग जो स्कूल गए होंगे उस रिक्शा से, है ना, बहुत, जो स्कूल अगर रिक्शा लगा रखा था आपने स्कूल के लिए, फिर तो ये बहुत बार होता होगा। होता था नहीं होता था, तो वही चीज है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। Kent deficiency becomes an inevitable consideration on a main line and branch line moving in। तो कैंट क्या होता है, रेलवे में सुपर एलिवेशन को ही कैंट बोल देता है। ठीक है, तो कैंट मतलब क्या, बेसिकली सुपर एलिवेशन। अब सुपर एलिवेशन अभी हम लोगों ने सॉल्व किया, ई बराबर क्या है, जी इंटू वी स्क्वायर अपॉन 127 आर। अब मान लीजिए ब्रॉड गेज है तो जी आपका कांस्टेंट हो गया और आपकी रेडियस भी कांस्टेंट है मान लीजिए कर्व पर। तो जो आपका सुपर एलिवेशन है वो वेलोसिटी के स्क्वायर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। जितनी ज्यादा वेलोसिटी उतना ज्यादा सुपर एलिवेशन देना पड़ेगा, उतना ज्यादा सुपर एलिवेशन देना पड़ेगा। तो अगर हाई स्पीड ट्रेन है तो सुपर एलिवेशन ज्यादा होगा। तो ये जो सुपर एलिवेशन है आपके पास, ये ई हाई स्पीड है। अब ऐसा तो है नहीं कि वहां पर जैसे कई बार एक्सप्रेस वेज वगैरह पर है कि लेन्स बना दिए आपने कि भाई इस स्पीड की गाड़ी यहां चलेगी, इसकी यहां चलेगी, यहां तो वो चीज नहीं हो सकता। अब जो स्लो मूविंग ट्रेन है उनको भी मान लो सेम ट्रैक पर जाना है, तो ये जो सुपर एलिवेशन रिक्वायर्ड है ये आपका क्या है, ई स्लो मूविंग के लिए है। तो अगर आपने सुपर एलिवेशन प्रोवाइड कर दिया हाई स्पीड ट्रेन के हिसाब से, हाई स्पीड ट्रेन के हिसाब से, तो क्या होगा, जो स्लो मूविंग ट्रेन होंगी उनके लिए सुपर एलिवेशन क्या है, जरूरत से ज्यादा हो गया। तो जब ये ट्रेन इस ग्रेडियंट पर चलेगी तो क्या हो जाएगा, ओवरटर्न भी कर सकती है। और ये जनरली होता है कई बार मालगाड़ी गुड्स ट्रेन जो होती हैं उनके केसेस में, जब गाड़ी खाली या भरी हुई जाती है तो वेट ज्यादा होता है तो बैलेंस कर जाता है। जब हल्की ट्रेन होती है तो वो बहुत ज्यादा हाई विंड लोड होगा तो ओवरटर्न भी कर जाती है। अब मान लीजिए आपने सुपर एलिवेशन प्रोवाइड कर दिया स्लो मूविंग के हिसाब से, तो अगर हाई स्पीड ट्रेन जाएगी तो उसके लिए क्या हो जाएगा, सुपर एलिवेशन चाहिए था इतना, आप प्रोवाइड कर रहे हो इतना, तो क्या हो जाएगा, कैंट डेफिशिएंसी हो जाएगी। ठीक है, तो कैंट डेफिशिएंसी
एंड कैंट एफिशिएंसी, दोनों समझ में आ गया आपको? ठीक है, कई बार बहुत सी जगहों पर ना थाली सिस्टम चलता है, आपने अगर हॉस्टल में या मैस वगैरह में बहुत सी जगहों पर ना, जैसे अगर आपने बाहर कोचिंग वगैरह की हो, तो क्या होता था वहां पर थाली का सिस्टम ऐसे होता था कि 50 रुपए थाली है, तो 50 रुपए की थाली में क्या है भाई, फिक्स कर रखा है कि आपको 4 रोटी मिलेंगी, थोड़े चावल और जो भी है, तो मान लो रोटी की संख्या फिक्स कर रखी है 4। अब क्या है, कोई आया दुबला पतला, या दुबला पतला तो नहीं कहेंगे, जो कम खाने वाला है, चलो 4 की जगह 6 कर देते हैं, ऐसे नहीं 5 कर देते हैं, मान लो 5। अब कोई 4 ही रोटी खाता है, अब उसकी प्लेट में रख दी तुमने 5 रोटी, तो भाई बच जाएगी, तो ये रोटी एक्सेस हो गया। और कोई खाता है 6 रोटी, अब उसको मिलेंगी 5 ही, तो उसके लिए रोटी क्या हो गया, डेफिशिएंसी हो गया। ठीक है, तो सेम चीज यहाँ पे हो रही है, फिक्स कर रखा है। अब क्या करें, ये भी पता चला कि 50 रुपए की थाली कर दी और कोई आ गया पहलवान, तो वो अब वो कह रहे कि भाई पेट भर के खाओ, तो उसमें लॉस भी हो जाता है कई बार, है ना? तो सेम चीज है। विश्वजीत अभी भी समझ में नहीं आया भाई, कैन मतलब क्या, सुपर एलिवेशन। सुपर एलिवेशन मतलब क्या कि आउटर किनारे को कर्व पर कितना उठाओगे, कितना उठाते थे? ठीक है, समझ रहे हैं? तो अभी हमने फॉर्मूले से देखा कि जो सुपर एलिवेशन है आपका, वो वेलोसिटी के स्क्वायर पर डिपेंड कर रहा है। तो हाई स्पीड ट्रेन के लिए सुपर एलिवेशन क्या देना पड़ेगा, ज्यादा देना पड़ेगा। लो स्पीड के लिए क्या देना पड़ेगा, कम देना पड़ेगा। ठीक है, तो मान लो इस बंदे को भूख लग रही है 6 रोटी की, और आप प्लेट में दे रहे हो 5 ही रोटी, तो 1 रोटी कम पड़ जाएगी ना। तो सुपर एलिवेशन चाहिए इतना, प्रोवाइड आप कर रहे हो इतना, तो कम पड़ गया कि नहीं पड़ गया? समझ रहे हो बात को? तो कैंट एक्सेस, कैंट एफिशिएंसी, इससे इससे इजी वे क्या हो सकता है? आप देखो, लेकिन यहां पर आपसे क्या कर रहा है, मेन लाइन और ब्रांच लाइन की बात कर रहा है। तो मान लीजिए आपकी जो मेन लाइन है वो इस तरह की है, मेन लाइन आपके पास क्या है, इस तरह की है। तो अभी ये क्या है, आपके पास आउटर रेल है, और ये क्या है, आपके पास इनर रेल है। तो जो आउटर रेल है, आउटर रेल क्या होगी, हाई लेवल पर होगी। हाँ, सुपर एलिवेशन और कैंट दोनों, यही तो बोला, रेलवे में कैंट को, सुपर एलिवेशन को ही कैंट बोल देते हैं। अब मान लीजिए यहां से अगर एक इस तरह से ट्रैक, इस तरह से ब्रांच लाइन जा रही है, तो अब क्या हो जाएगा, तो अपोजिट डायरेक्शन में क्या होता है आपका, निगेटिव कैंट हो जाता है। ठीक है, कॉन्ट्रेरी फ्लेक्सर में क्या होता है आपका, निगेटिव कैंट होता है। अब जहां कैंट ही निगेटिव हो गया, तो इसका मतलब क्या है, जितना रिक्वायर्ड है उससे तो कम ही चलेगे ना आप, तो कैंट डेफिशिएंसी। ठीक है कि नहीं, ठीक है? तो अपोजिट डायरेक्शन, कॉन्ट्रेरी फ्लेक्सर, हाँ बात वही है, बात वही है जो आप कहना चाह रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, चलिए उसका मैं डायग्राम जो है वो गड़बड़ होता है, डायग्राम दोबारा बना देता हूँ मैं इसका, जो मैं डायग्राम बना रहा था।
ठीक है, तो यहाँ इस तरह से हो गया ना, ये हो जाएगा। ठीक है, तो अपोजिट डायरेक्शन में जब इस तरह से जाएगा तो क्या होगा, जो इनर रेल थी वो आउटर रेल बन जाएगी, इनर बिकम्स आउटर एंड आउटर बिकम्स इनर। तो अब यहां पर क्या होगा, हम ये देख रहे हैं कि यहां पर ये आउटर वाली जो है वो इनर से ऊपर है। ठीक है, तो यहां पर कौन सी लाइन को ऊपर होना चाहिए था, इस वाली लाइन को ऊपर होना चाहिए था, बट ये तो नीचे है, बट ये तो क्या है, नीचे है। समझ रहे हैं, तो जिस लाइन को ऊपर होना चाहिए था वो नीचे पहुंच गई, तो इसका मतलब क्या हो गया, कैंट डेफिशिएंसी हो गई। क्या हो गया, कैंट डेफिशिएंसी हो गया। ठीक है, जिस लाइन को ऊपर होना चाहिए था वो लाइन नीचे चली गई, तो होना चाहिए था हायर लेवल पर, बट आप हो लोअर लेवल पर, तो उसी को तो हमने कैंट डेफिशिएंसी बोला। ठीक है, कैंट ऑब्वियस बात है यार, मेन लाइन के हिसाब से प्रोवाइड करोगे, ऑब्वियस बात है, किसके हिसाब से प्रोवाइड करोगे, मेन लाइन के हिसाब से प्रोवाइड करोगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्रीप ऑफ रेल इज दी क्या, लॉन्गिट्यूडनल मूवमेंट ऑफ रेल, इसी को तो हम लोग क्या बोल देंगे, क्रीप बोल देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, the number of sleepers required for constructing 500-meter long railway track using sleeper density m plus 5 and rail length of 10 meter. रेलवे इंजीनियरिंग का लेक्चर कहाँ से करें, मेरे ख्याल से मेरा एक 3 days का कोर्स मैंने क्रैश कोर्स करवाया था एसएससी जेई का, उसमें शायद रेलवे के लेक्चर है, बहुत शॉर्ट में जितनी चीजें चाहिए उतनी करवा रखी हैं, देखिएगा शायद उसमें प्लेलिस्ट में आपको मिल जाए, 3 days एसएससी जेई। तो कुछ बोल रहे हैं बी और कुछ बोल रहे हैं डी, डी वालों ने गलती से लिख दिया सर। तो भैया 500 मीटर है, तो 500 मीटर में कितने रेल पीस हो जाएंगे, 10 से डिवाइड कर देंगे तो 50, और एक रेल में कितने स्लीपर लगेंगे, 10 प्लस 5, 750। नेक्स्ट क्वेश्चन, सौरभ सिंह 900 कैसे आ गया बेटा, सिलेक्शन ऑफ गेज डिपेंड्स ऑन, तो आंसर क्या हो गया सी, ट्रैफिक वॉल्यूम एंड स्पीड पर डिपेंड करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन,
द लिमिटिंग वैल्यू ऑफ सुपर एलिवेशन फॉर ब्रॉड गेज ट्रैक इन इंडियन रेलवेज इज, or the maximum super elevation in Indian Railways for broad gauge group A is. मनोज कुमार गुप्ता, आप बेटा अपना मोबाइल का जो है ना, अपने मोबाइल को देखो, उसमें कुछ गड़बड़ है भाई यहाँ सबके। अभी तक आपको वही दिक्कत तो दिख नहीं रहा, क्या नहीं दिख रहा? देखो सिंपल सा रूल होता है, सिंपल सा रूल होता है, जब वैल्यूज याद ना हो तो गेज का 1/10 कर देते हैं। क्या कर देते हैं? गेज का 1/10। तो ब्रॉड गेज के लिए 1676 या 167.6 सेंटीमीटर, तो उसका 1/10 करोगे तो ऑप्शन ए आपको मिल जाएगा, बिल्कुल GY10। रेल लेंथ अगर नहीं दिया है बालक, तो आपको ब्रॉड गेज दिया होगा, तो ब्रॉड गेज के लिए आप 13 मीटर ले लोगे रेल लेंथ, और अगर मीडियम, ठीक है, और मीटर गेज दिया है तो 12 मीटर। ठीक है, और वैसे याद रखने के लिए ये वैल्यूज हैं आपके पास। मैक्सिमम वैल्यू ऑफ सुपर एलिवेशन, ब्रॉड गेज 165। अब जो ट्रैक्स हैं उनको अलग अलग कैटेगरी में डिवाइड कर रखा है, ABCD&E। ठीक है, तो डी और ई के लिए 140 है, मीटर गेज के लिए आपका ये वैल्यू 90 है, नैरो गेज के लिए 65 है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। The permissible Kant deficiency for speed of up to 100 kmph on a narrow gauge track is। अब कैंट डेफिशिएंसी क्या होता है ये आपको बता दिया गया है। कैंट डेफिशिएंसी क्या होता है ये आपको बता दिया गया है। तो बिल्कुल सही आंसर आपका 3.8 सेंटीमीटर। तो ब्रॉड गेज के लिए 7.6, मीटर गेज के लिए 5.1, नैरो गेज के लिए 3.8। 3.8। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। ये DMRC में 2020 में सवाल पूछा गया है। The correct expression for the safe speed of non-transitional curves for a narrow gauge where R radius in meter and V speed in kmph। आंसर दे रहे हैं डी। बेटा गेज तो पढ़ लो, कौन सा गेज पूछा हुआ है, गेज तो पढ़ लीजिए, कौन सा गेज पूछा हुआ है आपसे। जो स्टूडेंट डी आंसर दे रहे हैं, बेटा ये जो फॉर्मूला होता है वो ब्रॉड गेज के लिए होता है, आपका जो गेज है वो नैरो गेज है। हम्म, हम्म। और यहां पर भी आपके पास ये R-6 नहीं होता था, आप केवल 4.4 देख रहे हो, R-70 होता था, डी नहीं है। ठीक है, डी नहीं है।
तो जहां पर ट्रांजिशन कर्व प्रोवाइड होते हैं, अगर ट्रांजिशन कर्व एग्जिस्ट करते हैं तो मीडियम गेज, सॉरी मीटर गेज और ब्रॉड गेज के लिए फॉर्मूला होता है 4.35 अंडर रूट आर माइनस 67, ठीक है, और ये होता है 3.65 अंडर रूट आर माइनस 6 नैरो गेज के लिए। और नॉन ट्रांजिशनल कर्व के लिए ये जो वैल्यूज हमें दी हुई है इनका 80% ले लेते हैं। कितना ले लेते हैं? 80% ऑफ दीज वैल्यूज, या 4/5, 4/5 कर दो, 4/5 कर दो, या आप 80% कर दो, या क्या कर दो 80% कर दो। तो इसका जब आप 80% करोगे तो इस वैल्यू का आप क्या करना 0.8 से मल्टीप्लाई करो, इस वैल्यू का आप 0.8 से मल्टीप्लाई कीजिएगा, ठीक है। तो इसको मान लो अगर हम थोड़ी देर के लिए 4 मान लें तो 8 चौक 32, तो उससे थोड़ा सा ही कम कौन सा रह जाएगा? ये वाली वैल्यू। तो आंसर जो होगा वो क्या होगा आपका? सी होगा। आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी। इस वैल्यू को क्या करना आप 0.8 से मल्टीप्लाई करना, 0.8 से क्या करना? मल्टीप्लाई करना, ठीक है। तो ट्रांजिशन कर्व के लिए वैल्यू एंड नॉन ट्रांजिशनल कर्व के लिए वैल्यू, ये वैल्यूज आपकी हो जाएंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, डिजिटल बोर्ड कब लाएंगे? अभी यार लोग जगह ही पता नहीं है, अभी कहाँ रहना है, ज्वाइनिंग वाइनिंग हो जाए उसके बाद देखते हैं। हाँ, कीवर्ड्स नैरो एंड नॉन ट्रांजिशनल। तो आपको पहले ये देखना है कि कर्व का मतलब गेज का टाइप क्या है, ठीक है। गेज का टाइप देखना है, फिर टाइप ऑफ कर्व भी देखना है आपने, ट्रांजिशनल है या नॉन ट्रांजिशनल है। तो फॉर अ नैरो गेज रेलवे ट्रैक ऑन अ हॉरिजॉन्टल कर्व ऑफ रेडियस आर इन मीटर, द इक्विलिब्रियम कैंट इन सेंटीमीटर required for a train moving at a speed of v in kmph। E बराबर हमने क्या पढ़ा था अभी? g इंटू वी स्क्वायर अपॉन 127r। अब मैंने बोला था E की जो वैल्यू होगी वो g की यूनिट पे डिपेंड करेगी। तो E कितना होता था? 762 mm, यानी कि 76.2 सेंटीमीटर। ठीक है, तो कितना आ जाएगा? सॉल्व करके आप इसको डिवाइड कीजिएगा तो एग्जैक्ट 0.6 आएगा, एग्जैक्ट 0.6 आएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वैसे जो सिस्टम में यूज कर रहा हूं इसमें ज्यादा फंक्शन है डिजिटल बोर्ड से। बस एक ही दिक्कत है अभी कि वॉइस मिसमैच होने की वजह से मैं कैमरा ऑन नहीं कर पाता। एक दो अपडेट में वो चीज भी दूर हो जाएगी, तो इससे बढ़िया कुछ नहीं है। इन इंडिया कॉम्पनसेशन फॉर कर्वेचर फॉर ब्रॉड गेज तो कितना था? 0.04% पर डिग्री।
दो चार ऑप्शन और देते। ठीक है चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन। व्हाट इज द कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन ऑफ रेल सरफेस इन अ वेरी वेट कंडीशन? ठीक है, सपोज करो बारिश के दिनों में, यहाँ तो बारिश हो रही है, बहुत खतरनाक वाली बारिश हुई है शाम में, अभी भी शायद हो रही है हल्की फुल्की। आप लोगों के यहाँ कैसा है? शिवम यार, पहले वो हम ये जो दूसरा सॉफ्टवेयर यूज करते थे उसमें स्क्रीन फुल नहीं आती थी, ये दिक्कत थी। वहां पर कैमरा ऑन कर लो तो वहां स्क्रीन छोटी आती थी, अब ये स्क्रीन को ठीक किया, स्क्रीन साइज बढ़ गया तो वो कैमरे वाली दिक्कत हो गई। बस उस दिन जिस दिन आपका ईएससी प्री से पहले आपको बेस्ट विशेस के लिए सेशन किया था, बस वही ठीक से चला। उस दिन पता नहीं क्या हुआ, उस दिन तो खैर वॉइस मिसमैच नहीं किया, बाकी दिन करती है। यार इस सिस्टम में भी अच्छा खासा खर्चा है, 40-50 हजार का तो ये आईपैड है, फिर लैपटॉप है, फिर स्क्रीन शेयरिंग डिवाइसेस होते हैं। ठीक है, तो काफी अच्छा खासा खर्चा होता है इसमें। रामाज्ञा जी मजे यार, 5 दिन से बारिश हो रही है, बढ़िया एंजॉय करो। आजमगढ़ में भी हो रही है। अब ओम प्रकाश जी आप कह रहे हो मेरे साइड भी, सब मुझे कैसे मालूम चलेगा आपकी साइड कौन सी है, लेफ्ट साइड है कि राइट साइड है? चलिए, तो व्हाट इज द कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन ऑफ रेल सरफेस इन अ वेरी वेट कंडीशन? तो आंसर क्या है? 0.25। 0.25। तो कंडीशन ऑफ रेल सरफेस टनल्स में या फ्रॉस्टी वेदर, ठीक है, तो इसमें 0.125 होता है। या तो सरफेस बहुत ज्यादा वेट हो या फिर ड्राई हो, वेरी ड्राई, दोनों कंडीशन में 0.25 होता है। वेरी वेट या वेरी ड्राई दोनों में ही 0.25। अच्छा रांची, यहाँ आप समझ गए, रांची। ग्रीजी तो 0.03, एवरेज डेम्पनेस 0.166। 0.166। ब्रिज इंजीनियरिंग के भी देख लेंगे बिल्कुल क्वेश्चंस। नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ भाई, कुत्ता कील की ओवरऑल डेप्थ कितनी होती है? ईटा वाले तो नहीं आ जाएंगे? डिस्क्लेमर लगाना पड़ेगा। दिलीप क्या, भी बहुत तेज बारिश हो रही है। हाँ जी। ओवरऑल डेप्थ ऑफ अ डॉग स्पाइक होती है 120.6 mm। ठीक है, तो डॉग स्पाइक क्या होता है? ये इस तरह का एक इंस्ट्रूमेंट होता है आपके पास, ये, ठीक है, इसको बोलते हैं डॉग स्पाइक। तो वो छोटा सा पपी होता है ना, वो जैसे वो बेचारा प्यारा सा मुंडी उठा के दोनों दो पैर पे खड़ा होके जैसे, ठीक है, दिखता है उस तरीके का। ठीक है, तो ये डॉग स्पाइक होता है। इसका यूज क्या होता है कि ये आपका स्लीपर है, इस स्लीपर को, स्लीपर पर रेल को उसकी पोजीशन में बनाए रखने के लिए यहाँ, ठीक है, तो थोड़ा सा ये बाहर की साइड में प्रॉपर लगने के बाद में आपको ये इस तरीके से दिखाई देगा, इस तरह से। हालांकि अब तो पेंडल क्लिप्स आप लोग यूज कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर ये डॉग स्पाइक लगा हुआ है। तो 120.6 जो इसकी ओवरऑल डेप्थ होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ, 15 मिनट पहले, अभी तो 8:30 हुआ है ना, 8:45 पर याद दिला देना।
तो वुडन स्लीपर क्या होता है, देखो एक ही पिक दोनों जगह पे काम आ जाएगा, ये नाम का वुडन स्लीपर। अब जब डायग्राम में तो दिखा देते हैं, वैसे तो तुम्हें मालूम है क्या होता है, ठीक है। तो ये वुडन स्लीपर लगे हुए हैं, ये रहे लकड़ी के स्लीपर आपके, ठीक है, वुडन स्लीपर। चलो, तो स्टैंडर्ड साइज ऑफ वुडन स्लीपर फॉर ब्रॉड गेज ट्रैक इज, आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, लंबाई गुना चौड़ाई गुना गहराई, ठीक है। तो 275 गुना 25 गुना 13 सेंटीमीटर। तो ब्रॉड गेज के लिए ये, मीटर गेज के लिए 180 इंटू 20 इंटू 11.5, और नैरो गेज के लिए 150 इंटू 80 इंटू 11.5। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाँ लास्ट के क्वेश्चन में भी काम आ सकता है। आशीष सिंह यार, तुम भी कमाल करते हो। आजकल दिखते नहीं है फिर भी क्वेश्चन, मतलब क्या कहना चाहते हो सूरज कुशवाहा जी। द डिजायरेबल रेट ऑफ चेंज ऑफ कैंट डेफिशिएंसी इन केस ऑफ मीटर गेज ट्रैक इज, तो देखो जिस तरीके से हम लोग हाईवे में पढ़ते थे कि सुपर एलिवेशन को भी सडनली प्रोवाइड नहीं करते, ट्रांजिशन कर्व के थ्रू एक सर्टेन रेट पर प्रोवाइड किया जाता है, और वहां से हम लोग लेंथ ऑफ ट्रांजिशन कर्व भी निकालते थे न्यू, न्यू के अकॉर्डिंग, याद आ रहा है। उसी तरीके से, उसी तरीके से यहां पर क्या होगा, जो कैंट डेफिशिएंसी होगी, ठीक है, उसको भी सर्टेन रेट पर चेंज किया जाता है टाइम के साथ ही। देख लीजिएगा, मीटर गेज के लिए पूछा हुआ है, तो मीटर गेज के लिए जो है ये आपका, इसकी वैल्यू है 35 mm/s, 35 mm/s, 35 mm/s मीटर गेज के लिए, ठीक है। वैसे होती 36 है, वैसे होती 36 mm/s है, बट यहाँ पे 35 लिखा है तो आप 35 पर ही जाएंगे, ठीक है। तो आशीष ने सारी वैल्यू लिख दी है, 75, 56 एंड 36, ठीक है, बिल्कुल सही, मैं बोल रहा था 36 होती है। तो ब्रॉड गेज, मीटर गेज और नैरो गेज। अरे एक सेकेंड, एक सेकेंड, नहीं नहीं नहीं, गड़बड़ कर दिया है, वेट करो यार, मैंने गूगल किया है इसको, मैंने गड़बड़ तो नहीं कर दी थी, एक सेकेंड वेट करना। मैंने यार इसको कंफर्म किया था। एक सेकेंड वेट करो, हालांकि मैंने कंफर्म किया था, उसके हिसाब से तो सही होना चाहिए। ठीक है भाई, बिल्कुल सही यही होगा। ये एक्चुअल में आप कंफ्यूज हो रहे होगे कैंट डेफिशिएंसी से और रेट ऑफ कैंट डेफिशिएंसी से, आप कंफ्यूज हो रहे होंगे कैंट डेफिशिएंसी से और रेट ऑफ कैंट डेफिशिएंसी से, ठीक है। तो ये कैंट डेफिशिएंसी है,
और ये रेलवे का ही आपका, ये रेलवे का ही मैनुअल है। ये रेलवे का पीवे मैनुअल है। ठीक है, तो इस रेलवे के पीवे मैनुअल में पढ़िएगा, लिखा हुआ फॉर मीटर गेज द रेट ऑफ चेंज ऑफ कैंट और कैंट डेफिशिएंसी शुड नॉट एक्सीड 35 mm पर सेकेंड। वही मैं कह रहा कि मैंने यार कहीं पढ़ा हुआ है। ठीक है, तो ये लिखा हुआ है। ठीक है, ठीक है, तो ये रेलवे का मैनुअल है। चलिए, ये वाह बेटा वाह, शाबाश। ये बारिश के असली मजे तो यहाँ उठाए जा रहे हैं इलाहाबाद में। सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन। द मैक्सिमम डिग्री ऑफ कर्वेचर फॉर मीटर गेज ट्रैक इज लिमिटेड टू। तो डिग्री ऑफ कर्वेचर जितना ज्यादा होता है, रेडियस उतनी कम होती है। जितनी रेडियस कम होगी उतना शार्प कर्व आपका होगा, उतना शार्प कर्व होगा। तो जो मैक्सिमम डिग्री होती है वो लिमिटेड होती है। तो ब्रॉड गेज के लिए 10 डिग्री, और आपसे पूछा गया मीटर गेज, तो मीटर गेज के लिए 16 डिग्री, और नैरो के लिए 40। तो 10 16 40। ठीक है, नवनीत चौधरी ने पहले लिख दिया 10 16 40। वेरी गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन। A train is running on a wide gauge at a speed of 85 kmph and has to negotiate a curvature. वो ट्रेन है भैया, 85 kmph पे जा रही है, उसे कर्वेचर को निगोशिएट करना है। इफ ओवर टर्निंग इज टू बी अवॉइडेड एट दिस स्पीड, देन द टाइप ऑफ कर्वेचर रिक्वायर्ड वुड बी। टाइम हो गया, अभी तो 4 मिनट है यार। 4 मिनट में 4 सवाल तो कम से कम हमारे हो ही जाएंगे। तो क्या करेंगे आप, ट्रांजिशन कर प्रोवाइड करेंगे सो दैट
जोर का झटका जोर से ना लगे, है ना, धीरे धीरे सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगेगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑन इंडियन रेलवे द मैक्सिमम ग्रेडियंट परमिटेड इन स्टेशन यार्ड इज। तो मैक्सिमम ग्रेडियंट कितना देते हैं स्टेशन यार्ड में, तो 1/400 का, और मिनिमम कम से कम कितना देता है, 1/1000 का, है ना, 1/1000 ड्रेनेज के पॉइंट ऑफ व्यू से। नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए, मैक्सिमम कैंट डेफिशिएंसी प्रेस्क्राइब्ड ऑन इंडियन ब्रॉडगेज रेलवे इज। चटनी फ्री है लेकिन किसकी, धनिए की या ये जो पूछ रहे हैं सवाल उनकी, क्यों? चलिए शशांक बेटा, वो मिनिमम और मैक्सिमम है ना, मिनिमम 1/1000 देना पड़ता है ड्रेनेज के लिए, मैक्सिमम 1/400, उससे ज्यादा दे दिया तो पता चला कि लोकोमोटिव स्टॉपिंग पोर्शन फेज से अपने आप ही चलने लगेगा, अपने आप ही चलने लगेगा। मुझे लगा कभी जो सवाल पूछ पूछ के परेशान कर रहे हैं उन्हीं की चटनी ना बन जाए। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, मैक्सिमम कैंट डेफिशिएंसी प्रेस्क्राइब्ड ऑन इंडियन ब्रॉडगेज रेलवेज इज। चलिए बताइए भाई इसका आंसर, तो कितना हो जाएगा, 100 mm। तो वैसे 75 mm होता है, बट अगर स्पीड 100 से ज्यादा है तो देन 100 है। अब 75 ऑप्शन में नहीं है तो आप 100 पे ही टिक करेंगे, ठीक है। चलिए भाई, तो बाकी बालक जाएं और यूपी ट्रिपल एस सी जेई वाले रुक जाएं, बहुत परेशान है बेचारे। कल क्या सब्जेक्ट किया जाएगा, कल इरिगेशन कर लेते हैं, ठीक है। सर्वे हो गया क्या, सर्वेइंग कर लिया क्या हमने, सर्वेइंग हो गया है ना, हाँ सर्वेइंग हो गया है, अभी तो किया था हमने टेकोमेट्री वाले वो सब लेवलिंग वेवलिंग, ठीक है। तो कल इरिगेशन करते हैं हम लोग। ठीक है, सर्वे डन, तो कल इरिगेशन कर लेते हैं, ठीक है। चलिए हाँ, अब यूपी ट्रिपल एस सी जेई वाले रुक जाए, बाकी लोग जाएं। सॉइल तो बेटा हो गया ना, सॉइल तो हो गया। अच्छा एक बस 2 मिनट का टाइम, जिन्होंने, चलो ईएससी वालों से मैं अलग से बात कर लूंगा बाद में, फिलहाल यूपी ट्रिपल एस सी वालों से बात के, यूपी ट्रिपल एस सी जे। रामागी जी देखते हैं, इसी इसी बार के सेशन में करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो यूपी ट्रिपल एस सी जे, अब पूछिए आप क्या क्या पूछना चाहते हैं। सबसे पहली बात, आपने आज का सेशन देखा हो या आप अगर पिछले 3-4 सेशन आप देख रहे हो, अभी तक क्या था, चलो मैं थोड़े से ईएससी गेट के क्वेश्चन करा रहा था बिकॉज इंजीनियरिंग सर्विसेज का प्री होना था, बट अब जो हम लोग लेवल देख रहे हैं वो आपका एकदम एईजेई वाला लेवल है। अब जो लेवल है वो आपका बिल्कुल क्या है, एईजेई वाला लेवल ही है, ठीक है। तो पहली बात तो पीईटी जो है वो पुराने वालों के लिए एप्लीकेबल नहीं है,
सारी वैकेंसीज पीईटी के थ्रू नहीं है, तो जिनका पहले का फॉर्म भरा हुआ है 2016 और 2018 वाला, वो तो आप बिल्कुल भूल जाओ, ये पीईटी से बिल्कुल अलग है, ठीक है, जो आपका एग्जाम होगा। तो केवल आप अपना यूपी ट्रिपल एस सी जेई पर फोकस करो। अब सबसे पहली बात तो मैं ये कर दूं, बहुत से स्टूडेंट ये डिमांड कर रहे हैं कि सर यूपी ट्रिपल एस सी जेई के लिए कुछ नया ले आओ, यूपी ट्रिपल एस सी जेई के लिए कुछ नया ले आओ। तो सबसे पहली बात तो मैं आपको बता दूं, बालक कुछ भी नया लाने का मतलब एक तरीके से बेवकूफ बनाना है। मुझे केवल इतना करना है, मैं बहुत इंपॉर्टेंट बात आपको बता रहा हूं, मुझे केवल इतना करना है कि थंबनेल पर से अब जो मेरा यूपीपीएससी, यूपीएससी, ईएससी और गेट लिखा हुआ है उसे मैं हटा दूंगा, क्योंकि गेट और ईएससी के क्वेश्चन करा नहीं रहे। तो थंबनेल पर चेंज हो जाएगा और वहां पर चेंज होकर लिख जाएगा यूपी ट्रिपल एस सी जेई ऑब्लिक डीएफसीसीआई और एक आध दूसरा एग्जाम। लेकिन बेटा कंटेंट तो यही रहेगा। तो मेन बात जो है वो है कंटेंट की। अब कंटेंट आपका ये है कि यूपी ट्रिपल एस सी क्योंकि जेई है वो भी स्टेट लेवल का, तो आपके बड़े स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन आएंगे। क्या आएंगे? बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन आएंगे। तो आपने आज का सेशन देख लिया, आप पिछले 3-4 सेशन उठाकर देख लो। सतीश आपसे बैच में बात करेंगे मेंस वाले में, ठीक है। इनफैक्ट मैंने आपने आज दोपहर की क्लास नहीं की, वहां बात भी की थी। तो मेन बात है कंटेंट की। तो कंटेंट आपका ऐसा रहेगा जैसा हमने आज पढ़ा, जैसा हमने आज किया, बिल्कुल सिंपल स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चंस आपके आने वाले हैं, बिल्कुल हल्के फुल्के लेवल के। लेकिन हल्के फुल्के लेवल में भी कुछ क्वेश्चंस ऐसे हो जाते हैं बिल्कुल एकदम फैक्ट बेस्ड, और यही सारी गड़बड़ कर देते हैं। जैसे आपने देखा आज भी 2-3 क्वेश्चन कोई न्यूमेरिकल नहीं था, कोई डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं था, फिर भी आप लोगों के गलत हो गए। तो आपने क्या करना है, ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी है। और एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट आपको बता रहे हैं, ठीक है। तो कल ये पेड बैच में ऐसी मैं बात कर रहा था, कल या परसों वाली क्लास में, तो ऐसी एक दिमाग में आई बात की, एक बात कहो कि आपके पास जो है मान लीजिए 1000 जो है वो ब्रास के कॉइन्स हैं, और आपके पास एक गोल्ड कॉइन है, या कहो आपके पास 10 गोल्ड कॉइन्स हैं। तो 1000 पीतल के सिक्के हैं और 10 सिक्के आपके पास सोने के, आप क्या करोगे? आप इनको क्या करोगे? सिंपल सी बात है, क्योंकि दोनों का कलर ऑलमोस्ट सेम ही होता है। अभी किसी के साथ ऐसा हुआ है कि मतलब पहले हो जाता, अब तो खैर नोट बहुत रंग बिरंगे हो गए, अलग अलग तरीके के हो गए। तो पहले कई बार होता था कि दुकान वाले बड़े बेवकूफ बना देते थे, 5 रुपए के सिक्के के चक्कर में 50 पैसे का सिक्का आता था वो दे देते थे। तो आप सभी जानते कि भाई आप इनको एक जगह तो नहीं रखोगे। क्या आप इनको एक जगह रखोगे या सेपरेट करके रखोगे? तो आप इनको सेपरेट करके रखोगे। उसकी 2 वजह है कि एक तो मिक्स हो जाएगा, तो कहीं पता चला ब्रास के बदले में आपने गोल्ड का कॉइन दे दिया, और दूसरा जब इसकी जरूरत पड़ेगी तो ये मिलेगा नहीं, ढूंढते रहोगे ढेर में से। ठीक है, बेच के पैसे ले आएंगे, शाबाश, प्रिपरेशन छोड़ दूंगा। ठीक है, मेन बात है कि आप इन्हें सेपरेट करोगे। हाँ, गुड इवनिंग। मेन बात है आप इन्हें सेपरेट करके रखोगे। बेटा बिल्कुल सेम चीज यहां पर होती है। आपने आज का सेशन देखा होगा, अगर आज के सेशन में मान लो हमने ज्यादा नहीं केवल 30 क्वेश्चन करे, तो ये 30 में से 25 क्वेश्चंस आपके ऐसे होंगे जो आप कभी भी कर लोगे। 30 में से 25 क्वेश्चन आपके ऐसे होंगे जो आप कभी भी कर लोगे, ठीक है। जैसे सुपर एलिवेशन का फॉर्मूला क्या होता है, गेज लेंथ क्या होती है, क्रीप क्या होता है। लेकिन 5 क्वेश्चन ऐसे मिलेंगे जो आप या तो भूल जाते हो या सिली मिस्टेक्स हो जाती हैं, कुछ भी। तो आपने आज की डेट से, आपने आज की तारीख से, मतलब ये मैं बता रहा हूं कि कम टाइम में कैसे सॉलिड प्रिपरेशन करनी होती है, क्योंकि आपको रिवीजन भी करना है। तो कम टाइम में तैयारी करने का तरीका क्या है कि सबसे पहले तो मैंने आपको बुक्स बता दी, यूथ पब्लिकेशन एई वाली बुक्स,
बाकी जिसके पास पहले से जेई की बुक्स हैं वो जो कर रहे हो वो ठीक है, बट मैं प्रेफर करूंगा यूथ पब्लिकेशन की एई की बुक्स को, स्पेशली अगर आपको हिंदी इंग्लिश की दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो ये कर सकते हैं। अब यहां से आप क्या करेंगे, ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे, ज्यादा से ज्यादा आप क्वेश्चंस लगाएंगे, और जो भी आपको गोल्ड कॉइन दिखेंगे ब्रास के बीच में उनको आप सेपरेट करते जाओगे। मतलब ऐसे क्वेश्चन जो आप भूल सकते हो, जिनमें कोई बढ़िया फैक्ट मिल रहा है, जिनमें कोई बढ़िया कॉन्सेप्ट मिल रहा है, जिसमें आपसे सिली मिस्टेक हो रही है, उसको लिखो, एक सेपरेट कॉपी बना लो। आप सोचो मैं किताब के अंदर ही करूंगा तो भैया वो 2 किताबें 22-22 हजार क्वेश्चन की खो जाएंगे। मैं बता रहा हूं, ये गोल्ड कॉइन जैसे 1000 सिक्कों के बीच में खो जाएंगे, वैसे ये अच्छे क्वेश्चन खो जाते हैं। तो ये एक आप एक अलग कॉपी में लिखते जाएंगे, जिसको आप क्या करेंगे, फ्रीक्वेंटली रिवाइज करेंगे। बाकी क्वेश्चन तो आपने हो जाना है। नेक्स्ट आपका जो क्यूआरपी सेशन है, क्यूआरपी सेशन आपका ये सेशन ही बहुत ज्यादा काम आने वाले हैं, बिकॉज अभी ऑलरेडी 85 सेशन हो गए। 2 महीने बाद आपका एग्जाम होगा अक्टूबर में जैसे, तो अभी भी आपके पास अगस्त और सितंबर है, यानी कि लगभग लगभग इसमें 60 to 70 सेशन और हो जाएंगे आपके एग्जाम तक। तो यानी कि कुल मिलाकर अगर मैं कहूं तो 150 सेशन, 150 प्लस सेशन केवल क्वेश्चन प्रैक्टिस के। यार इससे बाहर क्या आएगा आपके एग्जाम में? आप बताओ, इससे बाहर क्या जाएगा आपके क्वेश्चन एग्जाम में? लगभग हर तरह के क्वेश्चन हम कर रहे हैं। और मेरे अब सेशन में मैं क्या करूंगा, मैं सेशन में क्या करूंगा, आपने आज भी देखा होगा, मैं जानबूझकर कुछ क्वेश्चंस ऐसे लेकर आया जो हमने ऑलरेडी कर रखे हैं। इनफैक्ट अभी आगे अगर मैं आपको आगे क्वेश्चंस दिखाऊं तो बहुत सारे क्वेश्चंस आपको मैंने रिपीटेड क्वेश्चंस भी रखे हैं और न्यू क्वेश्चंस भी रखे हैं। ठीक है, तो जानबूझकर रिपीटेड क्वेश्चंस भी लेकर आए हैं ताकि ताकि आपका रिवीजन भी होता रहे और कुछ कुछ बीच में आपको नए क्वेश्चन भी मिलते रहे। ठीक है, आशीष मैं तो करवाऊंगा ही, ये क्यूआरपी सेशन तो आपका चलते रहेगा। ठीक है, तो क्यूआरपी सेशन आपका चलता रहेगा, ये आपके लिए यूजफुल है। खुद से कौन सी बुक लगानी है वो मैंने बता दी। इसके अलावा हाँ, और यूथ की बुक के अलावा आपने कुछ नहीं करना, स्टेट जेई के लिए वो काफी है। अभी क्या चल रहा है, मेरा एक बैच चल रहा है एसएससी जेई मेंस का। मैं 3 बैच है अभी, एसएससी जेई मेंस है, फिर क्यूआरपी, और साथ में हमारा एक पेड बैच भी चल रहा है, विजन बैच, विजन बैच। ठीक है, तो जैसे ही एसएससी जेई मेंस वाले बैच से मैं फ्री होता हूं, वैसे ही मैं आपके लिए कुछ और जैसे मैराथन क्लास टाइप है या उस तरीके के सेशन भी ले आएंगे। और एग्जाम के 15 से 20 दिन पहले, आपके एग्जाम से 15 से 20 दिन पहले आपके मैराथन प्रैक्टिस सेशन वगैरह मैं स्टार्ट करवा दूंगा। ठीक है, उसको मैं करवा दूंगा। जिन्होंने यूथ का बुक लगा लिया तो भाई आप डेली क्यूआरपी सेशन अटेंड करो, और ये आपका क्या है, जो क्यूआरपी सेशन है वो आपका डेली टेस्ट है। क्यूआरपी सेशन को आप क्या करो, डेली टेस्ट की तरह लो। पहले से ही अपनी कॉपी पर 1 से लेकर 50 तक, क्योंकि एट मैक्स ज्यादा से ज्यादा 50 क्वेश्चन होते हैं। एट मैक्स ज्यादा से ज्यादा 50 क्वेश्चन होता है, 50 से ज्यादा क्वेश्चन तो हो नहीं पाते। तो आप क्या करेंगे, अपनी कॉपी पर पहले से ही 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 इस तरीके से मार्क करके रख लो, और आप क्यूआरपी को सिंसियरली अटेंड करो। और बस आपका सही है, सही है, गलत है, सही है, सही है, सही सही गलत, इस तरीके से। जब आपका क्यूआरपी सेशन खत्म हो जाए उसके बाद में आप ये देखो कि कितना आपका सही हुआ और कितना आपका गलत हुआ। राइट, तो पहले तो आप अपने मार्क्स ऐड कर लो बिल्कुल एग्जाम के हिसाब से, कि एक क्वेश्चन आपका 3 मार्क्स का, निगेटिव मार्किंग 1/3 की फॉर एग्जाम्पल। ठीक है, तो इसको आपने एज ए टेस्ट सीरीज भी आप इस सेशन को ले सकते हो। उसके बाद में जब आपको पीडीएफ मिल जाएगी, तो आप वहां पर देखो कि आपके कौन से क्वेश्चन गलत हुए थे, और उन गलत क्वेश्चंस को आइडेंटिफाई करो। कि जो आपके क्वेश्चंस गलत हुए थे वो क्यों गलत हुए थे। अब 2 या 3 वजह से हमारे क्वेश्चंस गलत होते हैं। पहला, आपको आता ही नहीं है, आपने कोई टॉपिक पढ़ ही नहीं रखा, हमें आता ही नहीं। जब कोई टॉपिक पढ़ा ही नहीं है, आता ही नहीं है, फॉर एग्जाम्पल हो सकता है आपने रेलवे काम चलाओ पढ़ लिया,
बट आपने डॉग स्पाइक के बारे में पढ़ा ही नहीं था, या डॉग स्पाइक पढ़ा तो था क्या होता है, बट उसकी डायमेंशन नहीं पढ़ रखी थी, डायमेंशन नहीं पढ़ी थी। उसी तरह से हमने जो मार्टिन्स फॉर्मूले पढ़े स्पीड के लिए, हो सकता है वो स्पीड के फॉर्मूले ही ना पढ़े हो आपने। तो आप ये देखो कि जो कंटेंट आपने नहीं पढ़ा है और उस टॉपिक से अगर क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, तो हो सकता है अगर आज डॉग स्पाइक का क्वेश्चन पूछा हुआ है तो कल को रेल स्क्रू का क्वेश्चन पूछ ले, उसकी डायमेंशन पूछ सकता है। तो थोड़ा सा उसके इर्द गिर्द की नॉलेज लेने की कोशिश करो। सेकंड हो सकता है आपका सिली मिस्टेक। तो सिली मिस्टेक जो होती है वो मिस्टेक नहीं, वो पाप होते हैं, वो पाप हैं, ठीक है। और ऐसे पाप हैं जो कितना गंगा स्नान कर लो वो धुलेंगे नहीं, ठीक है। तो सिली मिस्टेक्स नहीं होनी चाहिए, वो सिली मिस्टेक्स नहीं होनी चाहिए। ये सिली मिस्टेक मार डालेंगे आपका एग्जाम में। क्यों? क्योंकि सिली मिस्टेक्स की वजह से क्या होता है कि जहां हमें 3 नंबर मिलने चाहिए थे, जहां हमें 3 नंबर मिलने चाहिए थे वहां 1 नंबर और चला जाता है उल्टा, तो हमें टोटल 4 नंबर का लॉस होता है। एक सिली मिस्टेक की वजह से एक नंबर, हमें लगता है कि 1 नंबर निगेटिव चला गया, नहीं, वास्तव में वहां पर वो 4 नंबर की गलती हुई होती है, 4 नंबर की। समझ रहे हैं कि जहां 3 मिलने थे वहां एक उल्टा चला गया, तो 4 नंबर का लॉस है आपका। किसी से 100 रुपए लेने थे, उल्टा उसका 50 रुपए दे आए, तो 150 का लॉस हुआ, 50 रुपए का नहीं हुआ। तो सिली मिस्टेक। और थर्ड है, क्या आप न्यूमेरिकल सॉल्विंग में गलती कर रहे हो, क्या कैलकुलेशन में गलती तो नहीं कर रहे हो। तो इन एरियाज पे आपको वर्क करना पड़ेगा, ठीक है। कैसे आपको इन गलतियों पे वर्क करना पड़ेगा, बात समझ में आ गई कि नहीं आई। तो आपने डेली जब आप क्यूआरपी को फॉलो करोगे, जब आप डेली क्यूआरपी को फॉलो करोगे और इस तरह से एक्सरसाइज करोगे, तो हर क्लास में आपको कुछ ऐसे टॉपिक्स मिलेंगे जो आपने अभी नहीं पढ़े हुए हैं। उन टॉपिक को आप डेली पढ़ना स्टार्ट करो। अभी 2 महीने का टाइम है, काफी सारे टॉपिक्स, बहुत चीज आपने अभी तक पढ़ रखी है, जो नहीं पढ़ी है वो हो जाएंगे। इसके अलावा जिन्होंने कुछ ऐसे स्टूडेंट हैं जो नींद से जागे हैं, जैसे हमारे सुनील अभी ऊपर पूछ रहे हैं सर ऑफलाइन बैच का भी स्टार्ट हो रहा है, तो बेटा ऑफलाइन कोचिंग खत्म हो गई है। हमारे कुछ और भी स्टूडेंट थे जो 2 साल से 3 साल से सो गए थे, अब उन्हें अचानक याद आई है कि यूपी ट्रिपल एस सी जेई का एग्जाम हो रहा है तो पढ़ लेते हैं, ठीक है। तो ऐसे स्टूडेंट्स को क्या करना है, एजू फॉर टेक पर भर भर कर लगभग हर सब्जेक्ट की मैराथन क्लासेस हैं। जिन सब्जेक्ट की आपको मैराथन क्लासेस नहीं मिल रही हैं उनके लिए आप ध्यान से देखना, तो एक 3 डेज एसएससी जेई क्रैश कोर्स है। 3 डेज एसएससी जेई क्रैश कोर्स, 3 दिन में एसएससी जेई का काफी सिलेबस करवाया था। तो इसमें आपको कुछ टॉपिक, जैसे रेलवे इंजीनियरिंग है, उसकी मैराथन वहां नहीं मिलेगी तो यहां मिल जाएगी। एस्टिमेशन कॉस्टिंग वहां नहीं मिलेगा तो आपको यहां पर मिल जाएगा क्वेश्चंस के थ्रू, यहां मिल जाएगा क्वेश्चंस के थ्रू। तो मैराथन क्लासेस के थ्रू आप अपना काफी कंटेंट जो है वो कवर कर सकते हैं। सॉइल मैकेनिक्स है, एनवायरमेंट है, आरसीसी है, स्टील है, हाइड्रोलिक मशीन है, ठीक है, रेलवे का है, आपका हाइड्रोलॉजी है, इरिगेशन है, काफी सब्जेक्ट करवा रखे हैं, विद क्वेश्चंस करवा रखे हैं, तो वहां से आपको बहुत हेल्प मिल जाएगी। ये तो हो गया आपके टेक्निकल की बात। नेक्स्ट, अब आप कहने से टेक्निकल प्लस नॉन टेक्निकल। टेक्निकल प्लस नॉन टेक्निकल, ठीक है। तो आप वेटेज के हिसाब से इसको पढ़ो। अगर आप दिन में 6 आवर्स, अगर आप 6 आवर्स पढ़ रहे हो तो 4 आवर आप टेक्निकल पढ़ो, 4 आवर्स आप टेक्निकल पढ़ो और 2 आवर आप नॉन टेक्निकल पढ़ो, 2 आवर्स आप नॉन टेक्निकल पढ़ो, ठीक है। तो 1:2 के रेशियो में आप इसको रखो, 2 घंटा टेक्निकल तो 1 घंटा नॉन टेक्निकल, 2 घंटा टेक्निकल तो 1 घंटा आप नॉन टेक्निकल, ठीक है। इस तरीके से आपने इसको पढ़ना है। अभिषेक मनाज, इंजीनियरिंग मैकेनिक्स मतलब? हाँ भाई, तो यूपी ट्रिपल एस सी जेई का समझ में आ गया, मैंने आपको बता दिया। अपने सोर्सेज डिफाइन कर दो, यूथ एई वाली बुक्स लगाओ, ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन करो, बट
ऐसे सभी क्वेश्चन जो आपको नए क्वेश्चन सीखने को मिल रहे हैं, कुछ नया फॉर्मूला मिल रहा है, कुछ नया फैक्ट मिल रहा है, उसको हम साइड में कॉपी में लिख लो, लेकिन साथ ही साथ उसको वेरीफाई भी कर लेना, कई बार गलत भी होता है आंसर, ठीक है। और डेली क्यूआरपी को आपने एज ए टेस्ट लेना है, स्पेशली जैसे आशीष पांडे है या और पुराने स्टूडेंट हैं जिन्होंने ऑलरेडी सब्जेक्ट पढ़ रखा है। तो जैसे आपको देखो सबसे बढ़िया तरीका क्या होता है, जैसे मैंने कल बता दिया, कल को आपको क्या है इरिगेशन, कल हमारा इरिगेशन का सेशन होगा, तो आपका काम क्या है, अब आप जाओ और चुपचाप इरिगेशन पढ़ो। आपका काम है कल 7:30 बजे तक इरिगेशन हर हाल में आप पूरा रिवीजन कर लें। कल अगर मैंने बोला इरिगेशन का सेशन है तो आपको हर हाल में कल शाम में 7:30 बजे तक इरिगेशन का रिवीजन कंप्लीट कर लेना है। अब ये रिवीजन कैसे करोगे वो आपके ऊपर है। ये कैसे है, ये रिवीजन कैसे करना है, ये टोटल आपके ऊपर है। एक बात और है कि जो भी आपके नोट्स हैं उन नोट्स के आपने एक बार पन्ने जरूर पलटने हैं, ठीक है। अब यार आप ऐसे सवाल करोगे तो बताओ मैं क्या कहूंगा, सर क्यूआरपी सेशन का प्लेलिस्ट बनवा दीजिए। बेटा चेक क्या तुमने कि क्यूआरपी की प्लेलिस्ट है या नहीं है? क्यूआरपी की प्लेलिस्ट बनी हुई है, आप चेक तो करो, बिना चेक करे आप बोल रहे हो। चेक करो बालक, प्लेलिस्ट बनी हुई है। मैकेनिक्स का भी करवा देंगे आपको सेशन, ठीक है, फॉलो करते रहो। जब ये वाला सेशन खत्म होने का होगा याद दिला दीजिएगा, मैकेनिक्स का भी करवा दूंगा, ठीक है। मैकेनिक्स का भी हो जाएगा, इंजीनियरिंग मैकेनिक्स को भी करवा देंगे, ठीक। तो एक तो आपने अपने नोट्स के पन्ने जरूर पलटना है, उसके बाद आप क्वेश्चन प्रैक्टिस जितना आपसे बन पड़े। अब यार ये मत कहने कि सर यूथ में इतने सारे क्वेश्चन, में सारे क्वेश्चन कैसे कर? बेटा सारे क्वेश्चन एक दिन में नहीं हो सकते, तो आपका काम यह कि हर चैप्टर के 10-10, 15-15, 20-20 क्वेश्चन जितने आपसे बन पड़े, हर क्वेश्चन के 20-20, 30-30 जितने भी क्वेश्चन है आप उतने क्वेश्चन जो है वो उतने क्वेश्चन आप करो जितना आपका। लेकिन आपको कल यहां आने से पहले क्लास में आप इरिगेशन एक बार पूरा रिवाइज कर लेंगे, फिर आप सेशन को एज ए टेस्ट लो। उससे क्या होगा, हर दिन आपका एक सब्जेक्ट रिवाइज होता जाएगा। 15 से 20 दिन में, 15 to 20 डेज में, मैं कहता हूं 20 दिन मान लो ऑन एन एवरेज। सोचो अगर आप क्यूआरपी को आपने सिंक्रोनाइज कर लिया अपनी पढ़ाई से, तो 20 दिन के अंदर आपके सारे सब्जेक्ट रिवाइज हो जाएंगे एक बार, ठीक है। राहुल चौहान अभी बात करेंगे। तो अगर आप क्यूआरपी से सिंक्रोनाइज कर लेते हो अपनी पढ़ाई को, तो 20 दिन के अंदर आपका पूरा सिविल जो है वो रिवाइज हो जाएगा। उसी तरह से अगले 20 दिन में फिर सेम टाइप होगा, सेम साइकिल चलेगी, फिर से आपका रिवीजन हो जाएगा। अगले 20 डेज में फिर से आपका सेम चीज होगी, सेम रिवाइज हो जाएगा। तो हर 20 दिन में आपका सिलेबस रिवाइज होता रहेगा। तो सोचिए आपके एग्जाम तक आप इस तरीके से कम 3-4 बार पूरा सिविल जो है वो रिवाइज कर चुके होंगे, ठीक है। अब जो न्यू स्टूडेंट्स हैं, ठीक है, जैसे आप कह रहे हैं कि सर सीपीएम पर भी करवा दीजिएगा, एनवायरमेंट भी करवा दीजिएगा, तो आप लोग शायद क्यूआरपी में न्यू हैं, आप लोग क्यूआरपी में न्यू हैं। बालक क्यूआरपी डे 1 से जैसे चल रहा है उसमें ये एक सीक्वेंस फॉलो होती है कि पहले हम लोग एक दिन सोम के क्वेश्चन करते हैं, अगले दिन स्ट्रक्चर के क्वेश्चन करते हैं, फिर आरसीसी करते हैं, देन स्टील, देन सॉइल, देन एफएम, ओसीएफ, हाइड्रोलिक मशीन, देन एनवायरमेंट, देन मान लो आपका सर्वे, देन हाईवे, देन रेलवे। तो जैसे इस बार की जो सीक्वेंसेस में सोम, स्ट्रक्चर, आरसीसी, स्टील, सॉइल, एफएम, ओसीएफ, एनवायरमेंट, सर्वे, हाईवे और आज रेलवे हो गया। अब इसमें इरिगेशन, देन हाइड्रोलॉजी, देन बिल्डिंग मटेरियल, देन मान लो आपके जो मैकेनिक्स वो चलेगा। फिर दोबारा से यही सीक्वेंस रिपीट होगी, यही सीक्वेंस रिपीट होगी। तो ऑलरेडी क्या है, हर सब्जेक्ट के, चाहे वो एनवायरमेंट हो, चाहे वो सीपीएम पार्ट हो, 5-5, 6-6 सेशन, क्योंकि अभी तक टोटल 85 सेशन हो गए, तो लगभग हर सब्जेक्ट के 5-5, 6-6 सेशन ऑलरेडी हो चुके हैं अगर आप क्यूआरपी 1 से लेकर अभी तक देखोगे। और उनमें मैक्सिमम कंटेंट, अराउंड 80% कंटेंट आपका जो है वो कवर हो चुका है। 80% कंटेंट आपका जो है वो कवर हो चुका है, ठीक है। 80% कंटेंट आपका कवर हो चुका है।
तो आप स्टार्टिंग से देखना शुरू करो। ठीक है, अब आते हैं भाई धर्मवीर सिंह तुम्हारी बात पर। बेटा तुमने अभी खुद ही आते ही अनाउंसमेंट कर दिया कि यूपीपीएससी एई की वैकेंसी नहीं आएगी अब, तो तुम्हें तो सब पता ही है, फिर हमसे क्यों पूछ रहे हो यूपीपीएससी एई का? आपको तो मालूम है नहीं आने वाली वैकेंसीज, है ना? आपको तो आयोग के चेयरमैन ने कॉल करके बता ही दिया कि सर अब नहीं आएगी। ठीक है, और दूसरा ये भी तो देखा करो कि अभी किस टॉपिक पे बात चल रही है। अभी हम बात कर रहे हैं यूपी ट्रिपल एस सी जेई वाले स्टूडेंट से, अब मैं उस डिस्कशन को छोड़ के यूपीपीएससी यही में लग जाए, तो अपने थोड़ा पेशेंस रखते हैं, जरा थोड़ा पेशेंस रखते हैं। पहले एक डिस्कशन चल रहा है आज उनकी डिमांड पर कि सर थोड़ा यूपी ट्रिपल एस सी जेई की एग्जाम डेटा है उसके बारे में बात कर लें। ऐसा नहीं होता है ना कि मैं आप उधर 50 की जगह 100 मैसेज कर लो। अब जब मैं एक डिस्कशन में चल रहा है उसी को मैं कंप्लीट करूंगा तभी तो दूसरी तरफ जाऊंगा। ये तो ना एक बात को खत्म करके दूसरा स्टार्ट कर दूंगा। नॉन टेक के लिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस काफी हैं। देखो नॉन टेक के लिए देखो ये क्वेश्चन तब अराइज होता है जब आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन एक बार कर लो, एक बार नहीं कम से कम 2 या 3 बार कर लो। तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो है वो बेसिकली आपको ये बताते हैं कि आपको थ्योरी क्या पढ़नी है। तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हमेशा आपकी थ्योरी का बेस बनाते हैं। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन क्या करते हैं, दे प्रोवाइड तो आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखो। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखने से आपको कम से कम 2 या 3 बार जब आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करेंगे तो आपको एक क्लियर कट आइडिया लग जाएगा कि हमारे एग्जाम में ये सिलेबस है और इस तरह के एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, है ना? अब मान लो आप हिंदी में पढ़ रहे हो, अब हिंदी में आपने संधि या मुहावरे पढ़े, तो जरूरी थोड़ी ना जो अभी तक पूछे जाए वही पूछे जाएंगे, लेकिन उसके इर्द गिर्द की चीजें आपको करनी है ना? उसके आसपास की चीजें आपको करनी पड़ेंगी। तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को बेस बनाकर आप अपनी थ्योरी तैयार कीजिए। बहुत ज्यादा भी पढ़ने की जरूरत नहीं है, लेकिन कम से कम एक सर्टेन लेवल की थ्योरी जो है वो आपकी तैयार हो जाए। ठीक है, तैयार हो जाए। यूपीपीएससी एई की वैकेंसी आज क्या 27 जुलाई हो गई, तो अभी अगर 2-3 दिन के अंदर आ जाती हैं तो ठीक है, नहीं आती है तो फिलहाल यूपीपीएससी एई को भूल जाओ, फिर जब आनी होंगी तब आएंगे। ठीक है, जब आनी होंगी तब आएंगे। लेकिन ये पूरे पूरे बहुत ज्यादा चांसेस हैं कि एई की वैकेंसीज और लेक्चर की आएंगी जरूर। आप आज भी अखबार पढ़कर देखो, मेन पेज पर ही 58,000 ग्राम पंचायत सहायक की कुछ वैकेंसीज का अनाउंसमेंट किया है। 2-3 दिन पहले 3,000 नर्सेस की वैकेंसीज का था। ठीक है, पीईटी आपका एग्जाम हो रहा है, यूपी ट्रिपल एस सी जेई एग्जाम्स की डेट्स आ गई। भाई इलेक्शन का कुछ तो असर पड़ेगा, तो मुझे पूरी उम्मीद है कि वैकेंसी आएंगी जरूर। ठीक है, बट अब मैं ना तो मैं भैया आयोग में हूं, ना कोई मेरे इतने ज्यादा एकदम से कोई लिंक है। ठीक है, जो थोड़ी सी इंफॉर्मेशन इधर उधर से मिलती है, हालांकि जो रिसोर्सेज हैं वो ऐसे हैं कि उनकी पुरानी बातें अभी तक सही हुई हैं। जैसे मुझे बताया गया था कैलेंडर के बारे में, तो जिस टाइम पर कैलेंडर आना था उसी टाइम पर आया। मुझे बताया गया था कि यूपीपीएससी एई में नए डिपार्टमेंट ऐड हो रहे हैं, तो वो वास्तव में हुए। पुराने 2013 में 5 डिपार्टमेंट थे, इस बार 10 डिपार्टमेंट है, तो वो डिपार्टमेंट्स ऐड हुए, वो अंदर की खबर थी। ठीक है, तो अब इसी तरीके से ये चीजें हैं, तो उससे पूरी उम्मीद है, पूरी उम्मीद है। ठीक है, तो आप इसलिए ठीक है, बाकी यार तैयारी आप करते रहो, आज नहीं तो कल आएंगे तो जरूर वैकेंसीज। और दूसरी बात ये भी नहीं है कि आप केवल यूपीपीएससी एई के लिए ही बैठे पड़े हो, कोई और आप एग्जाम दोगे ही नहीं। ठीक है, अदर स्टेट की आती हैं, एसएससी जेई की आती है, दिल्ली में भी एमसीडी वगैरह में एई की वैकेंसीज आती रहती हैं, है ना? आएंगी तो। सर विदाउट जीएस के क्वेश्चन अटेम्प्ट के पेपर क्लियर हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है, इवन एई भी हो सकता है। मैंने जो यूपीपीएससी एई दिया था, जो मेरे साथ स्टूडेंट हैं जुड़े हुए यूपीपीएससी एई, वो लोग जानते हैं कि जब मैंने एग्जामपुर छोड़ा था, टेकपुर छोड़ा था, तो उसके बाद में जब मैंने अपना चैनल स्टार्ट किया था एजू फॉर टेक, तो एग्जाम के पहले मैंने आपको 5 सब्जेक्ट पढ़ाए थे। मेरा सारा टाइम यहाँ पर मैं 6-6, 7-7 घंटे क्लासेस ले रहा था, मैराथन क्लासेस वगैरह, उनका कंटेंट बनाना। मैंने ना तो बिल्कुल हिंदी पढ़ा और ना ही मैंने जीएस पढ़ा। तो साढ़े 700 नंबर में से मैं 150 नंबर का छोड़कर गया था।
ठीक है, तो केवल टेक्निकल के दम पर एई में क्वालिफाई हो गया तो हो सकता है, लेकिन हर किसी को इस तरह से बॉन्ड बनने की जरूरत नहीं है। मेरे साथ तो मजबूरी थी, ठीक है, तो इसलिए आप थोड़ा बहुत पढ़ लेंगे तो अच्छा है। हाँ, तो मैं तो 150 नंबर का छोड़ के बिल्कुल पढ़ के देख कर ही नहीं गया था। बट ऊपर वाला क्या करता है ना कि अगर आपकी नीयत सही होती है, आपके कर्म सही होते हैं, तो वो भी सपोर्ट कर देता है। तो मेरे को बहुत सपोर्ट मिला कि हिंदी ऐसी आई कि जो पढ़ कर गया, जो नहीं पढ़ कर गया एक ही बात थी, और जो जीएस पढ़ कर गया और नहीं पढ़ कर गया एक ही बात थी। कोई बहुत खास फर्क पड़ा नहीं पढ़ने और ना पढ़ने का। तो बहुत पढ़ने और ना पढ़ने का कोई फर्क नहीं पड़ा, लेकिन अगर जीएस हल्का आ जाता तो ये बहुत फर्क पड़ जाता, तो फिर मेरा सिलेक्शन नहीं होता। अगर ये जीएस रेगुलर जीएस जैसा आता था वैसा आ जाता तो बहुत फर्क पड़ जाता, क्योंकि तब मेरा अटेम्प्ट बिल्कुल खत्म होता और जो स्टूडेंट पढ़कर गए थे वो बहुत अच्छा स्कोर कर लेते। सेम चीज हिंदी की थी, अगर हिंदी नॉर्मल वाली जैसी आती थी वैसी हिंदी आ जाती तो अगेन मेरे चांसेस कम हो जाते, क्योंकि मेरा स्कोर एवरेज रहता और बाकी स्टूडेंट जो हिंदी पढ़ के जाते वो बहुत अच्छा स्कोर करते। तो ये आप लोगों की दुआओं का असर था कि भाई ठीक है ये चीज मैटर नहीं की, लेकिन हर बार ऐसा नहीं होता। तो मैं आपसे ये कहूंगा जीएस आप तैयार करो, अभी समय है, अभी 2-2.5 महीने का टाइम है, अभी आप तैयारी कर सकते हो। ये सवाल तब पूछना चाहिए था कि सर 10 दिन बाद 15 दिन बाद एग्जाम है, अब मैं जीएस पढ़ूं या ना पढ़ूं, तो मैं कहता यार मत पढ़ो। ठीक है, तो आपको यहाँ पर पढ़ना पड़ेगा, तो आपको यहाँ पर पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, हाँ संजीव यादव का भी क्वालिफाई हुआ है, बिल्कुल आपके मित्र हैं वो रितेश। ओके, हिंदी की क्लास हुई थी एजुटेक पर, लेकिन वो दूसरे सर थे उन्होंने करवाई थी ना, हमारे पास इतना टाइम तो ना था कि वो क्लासेस देखें। ये आए देखो मयंक चौधरी, सर यूपीपीएससी स्टाफ नर्स के लिए कुछ करवा दीजिए मैराथन टाइम। आप 50% नॉन टेक, तभी तो मैं कह रहा हूँ कि आप यहाँ पर नहीं छोड़ सकते, आप यहाँ पर रिस्क नहीं ले सकते यूपी ट्रिपल एस सी जेई में। यहाँ पर नहीं ले सकते आप रिस्क, यहाँ पे आपको करना पड़ेगा, यहाँ पर आपको करना पड़ेगा। अमित सिंह सर यूपी ट्रिपल एस सी जेई टेस्ट सीरीज शुरू कर दीजिए यार, ये क्यूआरपी आपका टेस्ट सीरीज ही तो है बालक, टेस्ट सीरीज ही तो है। मयंक मेंस की तैयारी शुरू हो गई? चलिए फिर डेली ऐसे आपसे 10 मिनट अब बात करते रहेंगे। आज के लिए इतना ही, फिर अब मुझे डिनर के बाद फिर से क्लास लेने आना है। कोई बात नहीं रितेश, बाकी एग्जाम के लिए लगो। अच्छा, अभी हमारे ईएससी वाले कुछ बालक भी यहाँ पर हैं, चले गए हैं ईएससी वाले। चलो ऐसा करते हैं, आपसे कभी अनलिस्टेड वीडियो के थ्रू बात की जाएगी, तो शुरू कर दो भाई। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू, गुड नाइट एवरीवन। राहुल से बात, सर कोई ऐसा रामबाण बता दीजिए सिलेक्शन फिक्स हो जाए। बेटा रामबाण तो सिलेक्शन का बता रखा है आपको, SPRTA। बात यार सिलेक्शन चाहते सब हैं, ठीक है, वो क्लोज ग्रुप में बात हो जाएगी ना आप लोगों से, इसलिए किसी को डांटना वाटना होगा तो सबके सामने नहीं डांटेंगे, थोड़ा अनलिस्टेड वीडियो में डांट देंगे, है ना। भैया देखो, सिलेक्शन सब चाहते हैं, ठीक है, सब चाहते हैं यही बन जाए, जेई बन जाए, नोट छापे, बट मेहनत कितना लोग करना चाहते हैं, ठीक है। तो वही था, पहले भी मैंने एक बार बताया था कि कहीं पर पढ़ा था खुद मरने पर स्वर्ग मिलता है। तो आपको पता रखा भैया, सबसे पहले तो क्या करना पड़ेगा, स्टडी करनी पड़ेगी। सिलेबस पूरा नहीं हो रखा, सिलेबस पूरा नहीं किया, तो आप देखेंगे हम लोग की सिलेक्शन हो जाए,
टॉपिक आधे अधूरे पढ़ भी लिए, क्वेश्चन प्रैक्टिस की नहीं, क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं की और सोच रहे हैं कि एग्जाम में स्पीड बन जाएगी, एक्यूरेसी आ जाएगी, नॉट पॉसिबल। रिवीजन करोगे नहीं और फिर सोचोगे कि एग्जाम में हमारा सारा पढ़ा हुआ याद आ जाएगा, हाउ इट इज पॉसिबल। टेस्ट देकर एनालाइज करोगे नहीं तो वीकनेस मालूम नहीं चलेगी तो उन्हें रिमूव कैसे करोगे, और फिर कहते हो कि सर हमारा सिलेक्शन नहीं हो रहा, हम ए ही नहीं बन रहे, हम जे ही नहीं बन रहे। समझ रहे हैं? तो भैया पढ़ाई करो, अपना सिलेबस देखो, अभी आराम से आपके पास समय है, आराम से आपके पास समय है, ठीक है। मतलब क्योंकि आप सब पहले से पढ़ते आ रहे हैं, इसलिए पढ़ाई कीजिए, जो टॉपिक छूट गया नहीं पढ़े उन्हें पढ़ो, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस लगाओ, खूब प्रैक्टिस करो, टाइम टाइम पर रिवीजन करना बहुत जरूरी है। रिवीजन नहीं करोगे तो जो पढ़ा हुआ है वो भी भूल जाओगे। और टेस्ट दो और टेस्ट को एनालाइज करो, जिससे आपको अपनी वीकनेस मालूम चले और आप उनको इंप्रूव करो। अभी वो ओलंपिक में मेडल किसने जीता है? मीराबाई चानू ने। तो उन्होंने क्या बताया कि इसके पहले कहां पर कौन सा था लास्ट टाइम जहां पर वो मिस कर गए थे। तो होता है ना यार कि पिछले टूर्नामेंट में मैं मेडल नहीं जीता, पिछले टूर्नामेंट में मेडल नहीं जीता, गलतियां हुई, तो वहां से सबक लिया यार कि क्यों मेडल नहीं आया, कहाँ कमी रह गई, तो ट्रेनिंग सेशन में उन कमियों को दूर किया जाता है। ठीक है, तो यही गुरु मंत्र है, यही फंडा है, इसके अलावा कुछ काम करनी है। हाँ ये होता है कि आपको रिसोर्सेस प्रॉपर होने चाहिए। स्टडी कहाँ से करनी है? कुछ बच्चे हैं कि वो चैनल चैनल भटकते रहते हैं, कुछ यहाँ से पढ़ लिया, कुछ वहां से पढ़ लिया। अपने रिसोर्सेज लिमिटेड रखो, ज्यादा से ज्यादा एक या दो लोगों को फॉलो करो, ठीक है, एक या दो चैनल फॉलो करो, एक या दो टीचर्स को फॉलो करो, वहां से पढ़कर अपने बेसिक नोट्स बनाओ। प्रैक्टिस के लिए 50 किताबें नहीं लेनी, गुप्ता एंड गुप्ता भी ले ली, खुरमी भी ले ली, यूथ जेई भी ले ली, यूथ ए भी ले ली, एसएससी जेई भी ले लिया, नहीं, यूथ ए ले लो और एसएससी जेई प्रीवियस ईयर आईएएस मास्टर, बस इतना मोर देन काफी है। ठीक है, रिवीजन की स्ट्रेटजी दो तरीके से होती है, एक वन डे वन सब्जेक्ट जो क्यूआरपी से आपका हो ही रहा है, या आप एक दिन में दो सब्जेक्ट रिवाइज करना चाहते हो वो भी आप कर सकते हो। टेस्ट सीरीज आपकी मर्जी, कहीं की भी लेना चाहो, पर्पस केवल खुद को चेक करना है, खुद को चेक करना है। थैंक यू रितेश, थैंक यू। ठीक है चलिए, थैंक यू, गुड नाइट एवरीवन। आज के लिए इतना ही, पीडीएफ में आपको सेंड कर देता हूं। और ऐसे ही हल्के फुल्के क्वेश्चन ही चलेंगे आपके अब, ठीक है, तो अपना आराम से पढ़ के आइए। तरुण रस्तोगी जी, जो भी लास्ट टाइम खबर थी वो खबर जुलाई के लिए थी। अब बेटा जुलाई में एक दो दिन बचे हुए हैं, इनमें आप देख लो, आनी होगी तो आ जाएंगी वैकेंसीज, नहीं तो फिर वेट करो, है ना। अभी उसके अलावा कोई नई खबर अभी नहीं है। बाकी दो वैकेंसीज आपके लिए जो है वो खबर है, पॉलिटेक्निक लेक्चरर की और एई की। अब कब आएंगी ये कोई नहीं कह सकता। ठीक है, चलिए फिर, अब मेरी एक्चुअल में दूसरी क्लास भी है थोड़ी देर में। चला जाए फिर।
जब तक ए ही नहीं आता तक पेड मर्जी है मोहित, दे लो। ठीक है चलो फिर, बाय बाय, गुड नाइट एवरीवन, थैंक यू।